सो हाय रिवान, वेलकम बैक अगेन। तो ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 14 रिगार्डिंग इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी सीरीज। एंड ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम कवर करेंगे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज को। एंड ये रहेगा यहाँ पे लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी सीरीज। तो अराउंड 14 लेक्चर्स में हमने इन्वायरमेंट को ख़त्म किया है यहाँ पे। एंड हर एक लेक्चर के एंड में जितने भी लेक्चर हमने प्रोवाइड किए हैं, अगर आप लास्ट 5 या 10 मिनट्स देखोगे तो हर एक लेक्चर में हमने अराउंड 10 to 15 MCQ हर एक लेक्चर में कराए हैं। तो ऑलमोस्ट 200-250 MCQ यहाँ तक हमने कराए हैं। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आई विल ट्राई कि आगे जाकर ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन में आपके लिए एक मैराथन सेशन लाऊं जहाँ पे मैं खाली MCQs कराऊंगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की। तो आई विल ट्राई कि ऑलमोस्ट 200 to 300 MCQs आपको एक ही मैराथन सेशन में कराऊं। क्लियर? एंड दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। तो यहाँ तक हमने पोल्यूशन को देखा था, पोल्यूशन के टाइप को देखा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे एसिड रेन होता क्या है। क्लियर? फिर हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। फिर हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग डिफरेंट कन्वेंशंस इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। क्लियर? इन्वायरमेंटल एक्ट देखेंगे यहाँ पे। तो ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, बने रहिए लेक्चर में। तो एसिड रेन, वी नो दैट जो रेन होता है किसी भी फॉर्म में, या फिर प्रिसिपिटेशन अगर हम बोले, प्रिसिपिटेशन मीनिंग यहाँ पे रेन, स्नो, फॉग, हेल्स। क्लियर? तो वो जो होता है ना, वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं। क्लियर? तो वो चीज़ें क्या होती है? नॉर्मल। एंड हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो पीने का पानी होता है उसका जो pH होता है दैट इज़ 6.5 to 8.5। एंड जो नॉर्मल वाटर होता है जो हम यूज़ करते हैं फॉर इरीगेशन वगैरह, तो उसका जो pH रहता है दैट इज़ 6। क्लियर? तो 6 रहता है। अब यही pH अगर गिर जाए, ये कितना हो जाए? 4 हो जाए। वी नो दैट जो pH स्केल होती है तो उसमें नंबरिंग होती है 0 to 7 एंड 7 to 14। एंड 0 to 7 जो रेंज होता है इट इज़ एसिडिक रेंज, एंड 7 to 14 जो होता है इट इज़ बेसिक या फिर अल्कलाइन रेंज। तो जब भी हम 7 के नीचे आ जाए तो हम बोलेंगे जो सबस्टेंस है ना वो क्या हो रही है? एसिडिक हो रही है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल वाटर होता है इसका pH 6 होता है, एसिड रेन का pH 4 होता है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब अगर यहाँ पे तो चेंज क्या हो रही है? यहाँ पे pH में चेंज हो रही है। देखिए इनिशियली pH 6 है, अब कितना हो रहा है? 4। यानी कि गिरावट कितनी हो रही है? 2। तो हम बोलते हैं चेंज n इन pH इज इक्वल टू 10 to the power n इन एसिडिटी। यानी कि अगर n चेंज आ रही है pH में तो एसिडिटी में कितनी चेंज आएगी? तो वो आएगी 10 to the power n। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा। देखिए इनिशियली हमारा pH था 6, अब जो एसिड रेन है इसका pH है 4, तो चेंज कितनी आई यहाँ पे? 2। तो मैं बोलूँगा जो n है दैट इज़ 2। अब एसिडिटी में कितनी चेंज आएगी? दैट इज़ 10 सॉरी 10 to the power n। n का वैल्यू यहाँ पे 2, तो 10 to the power 2 इज इक्वल टू 100 टाइम्स। यानी कि जो नॉर्मल वाटर होता है जिसका pH 6 होता है, एसिड रेन का pH 4 होता है, तो एसिड रेन के कारण जो एसिडिटी इंक्रीज होती है वो 100 टाइम्स इंक्रीज होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिए। अब जो एसिड रेन होती है इसके यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स होते हैं। लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। यहाँ पे होते हैं डिफरेंट रीजन्स। पहला रीजन होता है इंडस्ट्रीज, देन अनदर इज व्हीकल। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज, ये जो इंडस्ट्रीज है ना ये किन को यूज़ करते हैं? डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स को। वी नो दैट कि जो एक प्लांट होता है, क्लियर, प्लांट में क्या होते हैं? प्लांट में डिफरेंट न्यूट्रंट्स होते हैं, तो प्लांट में सल्फर भी होगा। फिर ये जो प्लांट है ना जब इसकी डेथ होगी यानी कि ये क्या करेगा? ये डाई हो जाएगा। क्लियर? फिर इसी प्लांट को हम क्या करेंगे? जब ये डेथ होता है तो इसको फोसिल फ्यूल बनेगा, एंड वो फोसिल फ्यूल हम कहाँ पे ले जाएंगे? उसको हम ले जाएंगे फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, वहाँ पे बर्निंग के लिए यूज़ करेंगे। तो ये जो फैक्ट्रीज है ना ये क्या छोड़ेंगी? ये सल्फर यहाँ पे छोड़ेंगी। देखिए यहाँ पे ये क्या छोड़ेंगी? सल्फर डाइऑक्साइड। एंड वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना जो यहाँ से निकलेगा, क्लियर, तो वो किससे कंबाइन होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, तो वो बनाएगा SO3। फिर यही SO3 जब यहाँ पे बारिश होगी ना, क्लियर, जब यहाँ पे बारिश होगी तो यही SO3 वाटर के साथ कंबाइन होगा, तो ये बनाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो हमारे ईयर में क्या है अब यानी कि यहाँ पे होगी क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर वही सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे आएगी? नीचे आएगी, हमारी लैंड पे गिरेगी। क्लियर? या फिर एक्वाटिक लाइफ पे गिरेगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुई? यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुई। तो पहला
नेक्स्ट है यहाँ पे जो नेक्स्ट सोर्स है एसिड रेन का, दैट इज़ फ्रॉम व्हीकल। देखिए ये जो व्हीकल होते हैं वी नो दैट जो इनमें फ्यूल होता है, तो ये किसको बर्न करते हैं, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को बर्न करते हैं। फिर यही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब एयर में जाते हैं, फिर जब बारिश होती है तो ये वाटर के साथ मिलके यहाँ पे एक एसिड बनाते हैं, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड HNO3। एंड ये जो एसिड्स होती हैं ना, इनका पीएच होता है <6, तो ये याद रखना है आपको। तो ये होती हैं एसिड रेन, क्या होती हैं, एसिड रेन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो H2SO4 बना, ये बना फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड, एंड जो HNO3 बना, ये बना फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर। एंड फिर यही इफेक्ट करते हैं किसको, जो प्लांट लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, तो इसको ये डैमेज करते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। देखिए H2SO4 HNO3, क्लियर, ये वाटर के साथ मिलते हैं एंड फिर नीचे आ जाते हैं, इफेक्ट करते हैं एक्वाटिक लाइफ को। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड रेन, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पहला इम्पैक्ट यहाँ पे जो डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं ना, उन पे एसिड रेन का इफेक्ट देखा जाता है। क्लियर। स्पेशली वो बिल्डिंग्स जहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जहाँ पे आपको जो कंस्ट्रक्शन है यूजिंग लाइमस्टोन और मार्बल दिखेगा। क्लियर। तो अगर जो आउटसाइड सरफेस है, अगर वहाँ पे आपने मार्बल लगाया है या फिर लाइमस्टोन लगाया है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कैसे होगी, देखिए ये है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन या फिर मार्बल, जो कि ताजमहल में लगा हुआ है। फिर जब इस पे यहाँ पे एसिड रेन गिरेगी, एसिड रेन में क्या है, यहाँ पे H2SO4, तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम सल्फेट। तो इसके कारण क्या होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, यानी कि इसका यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि न्यूज़ में भी था कि जो ताजमहल है ना, इसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, किसके कारण, एसिड रेन के कारण। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। क्लियर। देन अगेन एक्वेटिक लाइफ को भी इफेक्ट करेगी। जब एसिड रेन पड़ेगी तो जो फिश वगैरह है ना, इनकी भी डेथ होगी। देन देखिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट्स है ना, देखिए इनकी क्या हालत हो रही है, किसके कारण, एसिड रेन के कारण। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे स्मॉग। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे स्मॉग, ये है यहाँ पे स्मॉग, जो आपको लाइक फॉगी कंडीशन या यहाँ पे स्मोकी कंडीशन दिख रही है ना, तो ये होता है स्मॉग। अब जो स्मॉग होता है ये मेनली दो टाइप का होता है, वन इज इंडस्ट्रियल स्मॉग एंड अनदर इज फोटोकेमिकल स्मॉग। इंडस्ट्रियल स्मॉग जो है ना, इसको हम कभी कभार लंदन स्मॉग भी बोलते हैं। क्लियर। तो याद रखिए। एंड ये किसके कारण मेनली होता है, ये होता है सल्फर ऑक्साइड्स के कारण। क्लियर। या फिर हम बोलेंगे ये होता है मेनली किसके कारण, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वगैरह। क्लियर। एग्जाम्पल है यहाँ पे कोल, अगर हम कोल की बर्निंग करेंगे। क्लियर। फोटोकेमिकल स्मॉग की अगर हम बात करें, तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ना, यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन वगैरह है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि कहाँ पे निकलते हैं, फ्रॉम डिफरेंट व्हीकल से निकलते हैं। क्लियर। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। या फिर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, या फिर ओजोन जो होता है कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत, तो उसके कारण भी यहाँ पे इम्पैक्ट होता है किसमें, फोटोकेमिकल स्मॉग में। तो देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग की बात हम कर रहे हैं, तो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, ये होता है एक टाइप का हेज। लाइक आजकल आप देखते हो दिल्ली में काफ़ी एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको ये कुछ कंडीशन दिखेगी। क्लियर। तो वो क्या होता है, वो होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता कैसे है, तो ये बनता है बाय रिएक्शन ऑफ NOx यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, थोड़ा बहुत ओजोन एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे पेन, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर। तो ये रिएक्ट करते हैं एंड फिर क्या क्रिएट होता है यहाँ पे, फोटोकेमिकल स्मॉग। अब अगर इंडस्ट्रियल स्मॉग की बात करें, जो लंदन स्मॉग हुआ था। क्लियर। तो लंदन स्मॉग हुआ था कब, 1952 में। उस टाइम जो बर्निंग होती थी तो वो होती थी किनकी, कोल वगैरह की। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी इन थाउजेंड्स यहाँ पे लोगों की डेथ हुई। ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज ये स्मॉग चला था, तो यहाँ पे लोगों की डेथ हुई थी, क्योंकि लोग जो भी यहाँ पे बर्न करते ना, तो वहाँ पे बर्निंग के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया है इन्वर्जन की कंडीशन में। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं फोटोकेमिकल स्मॉग एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्मॉग या फिर लंदन स्मॉग। नेक्स्ट हम बात करेंगे भोपाल गैस ट्रेजिडी की। तो जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है ना, ये हुई थी कब, 1984 में। मेन पॉइंट आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, कि
हुई कब थी, 1984 में। दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई थी, तो दैट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी कभी कभार पूछा जाता है कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था, इसने किसके साथ रिएक्ट किया था, तो इसने वहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट किया था, एक चैम्बर में था, तो यहाँ पे इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया था, फिर इसकी क्या हुई थी, बर्स्टिंग, तो हर एक साइड ये फैल गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है भोपाल की सिटी यहाँ पे, तो देखिए कितने पोर्शन में ये फैला था। क्लियर, तो ये है भोपाल गैस ट्रेजेडी। मैन आपको याद रखना है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, काफ़ी बार काफ़ी पेपर्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की, एंड यहीं से निकलेगा ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो जो टर्म ग्रीन हाउस है ना, तो ये निकला है फ्रॉम ग्रीन हाउस। देखिए यहाँ पे, ये है यहाँ पे ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट टर्म निकली है फ्रॉम ग्रीन हाउस, जो कि हम भी देखते हैं कहाँ पे, स्पेशली कश्मीर में या फिर कोल्डर रीजन्स में। क्लियर, जब विंटर होता है, जब जो टेम्परेचर फॉल करता है -डिग्री सेल्सियस में, तब हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, स्पेशली कश्मीर में। क्लियर, तो देखिए नेचुरली ऑकरिंग फिनोमिना होती है कौन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर, एंड यही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर हीटिंग। किसकी हीटिंग, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है या फिर हमारी अर्थ है ना, उसकी हीटिंग या फिर हम हीट देख रहे हैं हमारे अराउंड होती है। क्लियर, तो ये मेनली किसके कारण होती है, ये होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। लेट मी टेक वाटर, सॉरी। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, जो एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ पे, तो दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, 15 डिग्री सेल्सियस। बट अगर हमारी अर्थ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, अगर ये नहीं होता है, तो जो टेम्परेचर होता हमारी अर्थ का, दैट वुड हैव बीन -15 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर, तो अगर एवरेज टेम्परेचर जो है दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या फिर ग्रीन हाउस गैस है ना, अगर वो नहीं होते, तो जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का, वो काफ़ी कम होता है। तो उसके कारण यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है या फिर प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, उन पे इम्पैक्ट होता है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। देखिए ये है सन, ये वाला सन है ना, यहाँ से कुछ रेज आएंगी, लाइक इंफ्रारेड रेडिएशन है ना, वो आएंगी, किधर आएंगी, हमारी अर्थ पे पड़ेंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे वो जो रेज होती हैं, उनमें अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं उन रेडिएशंस में। लाइक मैं बात करूँगा इंफ्रारेड रेडिएशन की यहाँ पे। तो जब वो अर्थ पे स्ट्राइक करती हैं, तो कुछ रेज जो है ना, वो वापस चली जाती हैं। क्लियर, बट कुछ रेज जो है ना, उनको यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं छोड़ता है, यानी कि वो रिटर्न बैक करती है। किन के कारण, यहाँ पे अगर यहाँ पे गैसेस है ना, कौन गैसेस, ग्रीन हाउस गैस, तो वो ग्रीन हाउस गैस के कारण ये जो रेडिएशन है ना, ये ट्रैप हो जाती हैं कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इसके कारण क्या होती है, जो हमारी धरती है, अर्थ है, यहाँ पे वार्मिंग होती है या फिर हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक यहाँ पे देखिए जो ग्रीन हाउस है ना, जो हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, हमारे कश्मीर में या फिर कोल्डर रीजन्स में। क्लियर, जहाँ पे बर्फ़ जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गिरती है। तो देखिए यहाँ पे जो सन की रेडिएशंस आ रही हैं ना, वो अंदर आ रही हैं, ये है यहाँ पे ग्लास हाउस। फिर कुछ रेडिएशंस जो है ना, वो यहाँ से चली जाएंगी, जिनकी लॉन्ग वेवलेंथ होगी। एंड बाकी जो रेडिएशंस है ना, जब वो नीचे आएंगी, फिर हिट करेंगी, एंड फिर वो वापस जाना चाहेंगी, आफ्टर स्ट्राइकिंग ग्लास हाउस वो रिटर्न बैक करेंगी, एंड वो यहीं पे रहेंगी। तो इसके कारण क्या होगी, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, एंड फिर यहाँ पे डिफरेंट वेजिटेशन प्लांट्स वो क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रो करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस, GHG। तो जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं, ये क्या एब्जॉर्ब करती हैं, पहले ये एब्जॉर्ब करती हैं क्या, इंफ्रारेड रेडिएशंस, फिर इन्हीं को क्या करती है, री इमिट करती हैं, यानी कि फिर छोड़ती हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैस के, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं एंड बार बार इनको पूछा जा रहा है। लाइक वाटर वेपर हो गया, CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, एंड जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, इसी को बोला जाता है लॉफिंग गैस। याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है लॉफिंग गैस, काफ़ी बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। देन ओजोन, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, माइन्यूट कंट्रीब्यूशन होता है ओजोन का। क्लियर, बट क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द ओजोन, ऑलमोस्ट 90% ओजोन आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगा। क्लियर,
अब अगर यहाँ पे वाटर वेपर की बात करें तो जो वाटर वेपर होते हैं ना, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एंड बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर। याद रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस एंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, कौन, वाटर वेपर। बट ये जो होता है वाटर वेपर, इसका जो लाइफ स्पैन होता है, या फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है शॉर्ट टर्म, क्लियर। बट इसीलिए हम बोलते हैं कि मेनली जो रोल होता है दैट इज प्लेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। अदरवाइज जो वाटर वेपर होता है दैट इज मोस्ट अबंडेंट एंड ओवरऑल बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का। तो अगर हम CO2 की बात करें, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऑलमोस्ट 60%, ये NCERT का डेटा है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज यहाँ पे, दैट इज 60%। देन मीथेन की बात करें 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें 14%, देन नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लॉफिंग गैस की बात करें तो दैट इज 6%। तो ये आपको याद रखना है रफली, क्लियर, रफली आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये वैरी करेगा, किसी बुक में 60 to 75 या 70% भी लिखा होगा, क्लियर। अब जो CO2 है ना, लास्ट लेक्चर्स में जब हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा था वहाँ पे हमने इसके डिफरेंट सोर्स देखे थे, क्लियर। तो ये जो CO2 है ना, ये मेनली आपको कहाँ पे मिलेगा, एटमॉस्फेयर में नेचुरली मिलेगा, क्लियर। तो स्पेशली अगर हम बात करें, जो हम ह्यूमंस हैं ना, हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं यानी कि डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसकी एक्यूमुलेशन हो रही है कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है किसके कारण, डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट के कारण। तो नेक्स्ट है यहाँ पे मीथेन। मीथेन जो होता है इसका जो बिगेस्ट सोर्स होता है या हाईएस्ट सोर्स होता है दैट इज वेटलैंड्स। ये आपको नेचुरली भी मिलेगा, मैन मेड भी मिलेगा, बट वेटलैंड्स जो होते हैं ये होते हैं बिगेस्ट सोर्स इसके, मीथेन के। अगर हम मैन मेड सोर्स की बात करें, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सीवेज वगैरह, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखिएगा। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड, अगेन ये है लॉफिंग गैस, क्लियर। नेक्स्ट फ्लोरिनेटेड गैस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लियर, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इनके कारण क्या होती है, इनके कारण भी क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, अगर इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए या फिर मैं बोलूँगा ये है एक टाइप के ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ पर्टिकुलेट मैटर। कुछ पर्टिकुलेट मैटर भी क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस होते हैं, लाइक ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन, क्लियर। तो ये याद रखिएगा, ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन जो होते हैं ना, इनको हम सूट भी बोलते हैं। जो लाइक ये देखते हैं आप, जो यहाँ पे ये जो धुआं निकल रहा है ना गाड़ी से, तो ये होता है क्या, इसी को हम बोलते हैं सूट, क्लियर। तो इसके कारण भी क्या होती है, इसके कारण भी वार्मिंग वगैरह होती है। अदरवाइज जितने भी बाकी पर्टिकुलेट मैटर है ना, वो क्या करते हैं, वो कूलिंग करते हैं। खाली ये दो, ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन, इनके कारण क्या होती है, वार्मिंग होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है यही ग्रीन हाउस गैस जो हमने यहाँ तक देखे, अगर इनकी कंसंट्रेशन, जो इनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन है ना, वो इंक्रीज हो जाए कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग, क्लियर। या फिर हम बोलेंगे जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस है, जो हमने मेंशन किया 15 डिग्री सेल्सियस, अगर यही इंक्रीज हो जाए, क्लियर, अगर यही इंक्रीज हो जाए, ये हो जाए 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, तो वो कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। बट ये जो चेंजेस देखी जाती है ना कहाँ पे, क्लाइमेट में, यानी कि ये जो क्लाइमेट चेंज होती है ना, इनको हम देखते हैं पास्ट 100 ईयर्स में या फिर पास्ट 200 ईयर्स में, यानी कि ये शॉर्ट टर्म नहीं होता है, हम देखते हैं लास्ट 100 ईयर्स में कितनी चेंज आई है, क्लियर। अब डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारी अर्थ विदाउट ग्लोबल वार्मिंग, एंड ये जो पोर्शन है ना, ये यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगी, जो हमारी अर्थ है ना, इसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जो सी लेवल्स है ना, अगर हम सीज की बात करें तो उनकी जो लेवल है ना वो राइज होती है, क्लियर। तो उसके कारण क्या होती है, फिर फ्लडिंग होती है, हरिकेन्स आते हैं, हीट वेव इंक्रीज होती है, या फिर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होता है किसके कारण, एक्सेसिव हीट के कारण, या फिर कोरल ब्लीचिंग होती है, ऑलरेडी हमने देखा था जब हमने कोरल रीफ्स पढ़े थे, क्लियर। या फिर जो प्लैंकटन वगैरह होते हैं कहाँ पे, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, उनकी डेथ होती है किसके कारण, वार्मिंग ऑफ सी के कारण। एंड स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिक्रीज होता है उसका रेंज। एंड साथ ही में जो फूड प्रोडक्शन वगैरह है एग्रीकल्चर में, वो क्या होगा, वो
कम होगा। तो ये हैं बैड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए जो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसको कंट्रोल करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, अब ये टर्म किसके लिए यूज़ होती है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये एक मेजर होता है किसके लिए? कंपैरिजन करने के लिए। क्लियर? स्पेशली जो CO2 है ना, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है ना, इसको हम बाकी जो ग्रीन हाउस गैस है ना उनके साथ यहाँ पे कंपेयर करते हैं। क्लियर? एंड स्पेशली ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड। काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस गैस का ज़्यादा है, किसका कम है। तो ऑर्डर में यहाँ पे याद रखिएगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे बेंचमार्क, यानी कि इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ना वो हम मानते हैं 1, मीथेन का 21, नाइट्रस ऑक्साइड का 310। एंड धीरे धीरे जितना आप यहाँ पे नीचे आएंगे जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ना ये इंक्रीज होगा। तो सॉरी यहाँ पे, तो ये जो ऑर्डर है ना ये याद रखिएगा कि जितना हम नीचे जा रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ पे जो लाइफ टाइम है ना ये भी याद रखिए। लाइफ टाइम क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे देखिए, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो एटमॉस्फेयर में कितने टाइम तक रहता है? 100 ईयर्स तक रहता है। मीथेन अगर ह्यूमन प्रोडक्शन के कारण इंक्रीज हुआ तो वो कितने टाइम तक इन्वायरमेंट में रहता है या फिर एटमॉस्फेयर में रहता है? तो 12 ईयर्स तक रहता है। तो इसीलिए ये भी याद रखिएगा थोड़ा बहुत। बट ओवरऑल ये ऑर्डर है ना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का, ये याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs, देन PFCs, देन SF6। तो इनको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, देन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, देन यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स। तो देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ना इनका हाई GWP होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ना उनके कारण काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग होती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स अगेन इनके कारण भी क्या होती है? हाई ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इनका है हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स तो ये जो है ना इनके कारण क्या हो रहा है? इनके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है ना वो कम हो रही है। आगे जाकर जब हम देखेंगे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को तो वहीं पे हम समझेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कब बैन किया गया था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कब बोला गया था कि इनको बैन किया जाए या फिर इनका जो कंजम्पशन है ना वो रिड्यूस किया जाए। तो आगे जाकर हम अच्छे से समझेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे ओजोन लेयर। लेट मी टेक वाटर अगेन। तो जो ओजोन लेयर है ये आपको कहाँ पे मिलेगी? काफ़ी बार देखा हमने, लेक्चर 1 में भी हमने देखा था। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगी? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी। एंड ऑलमोस्ट 90% जो ओजोन है वो आपको यहीं पे मिलेगा। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में। बाकी जो ओजोन है ना वो स्मॉल कंसनट्रेशन में आपको कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में भी मिलेगा। अब जो ओवरऑल एवरेज हाइट होती है ओजोन लेयर की, दैट इज़ 20 to 30 किलोमीटर। किसी बुक में 15 to 30 किलोमीटर भी लिखा होगा। तो पोल्स पे कितनी होती है? 20 किलोमीटर। एंड इक्वेटर पे कितनी होती है? 30 किलोमीटर। एंड अगर हम थिकनेस की बात करें ओजोन लेयर की तो ये मेजर की जाती है किसमें? डॉप्सन में। एंड हम बोलते हैं जो एवरेज थिकनेस है ओजोन लेयर की दैट इज़ 300 डॉप्सन। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें तो दैट इज़ 3 mm। एंड जो कलर रहता है हमारी ओजोन लेयर का दैट इज़ ब्लू इन कलर। तो ये चीज़ें जो है ना ये भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ओजोन में होता क्या है, यहाँ पे जो ओजोन होता है ना UV रेडिएशन के कारण इसका क्या होता है? यहाँ पे डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होती है, या फिर हम बोलेंगे जो ओजोन होता है तो इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। क्योंकि ये जो ओजोन होता है ना ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। जब इसके ऊपर UV रेज पड़ती है ना तो ये डिसइंटीग्रेट होता है या फिर ब्रेक होता है किसमें? ऑक्सीजन में। एंड यहाँ पे O मॉलिक्यूल, O यहाँ पे O क्या है? यहाँ पे ये डिनोट करता है नेसेंट ऑक्सीजन को, यानी कि फ्री ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये जो रिएक्शन है ना ये होती रहती है। क्लियर? एंड तो हम बोलेंगे जो ओजोन है दैट इज़ अनस्टेबल। क्या है ये? अनस्टेबल गैस। तो जब भी इस पे यहाँ पे पड़ेंगी अल्ट्रावायलेट रेज तो इसका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे। एंड ओजोनोस्फीयर की अगर हम बात करें तो ये एक्ट करता है एज ए शील्ड, हर एक को पता होगा। एंड ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम UV रेडिएशन। तो हम बोलेंगे जो प्रोटेक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। तो जो जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी ओजोन लेयर की उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी। ओजोन डिप्लीशन क्या होती है एक्चुअल में? ओजोन डिप्लीशन होती है ये जो थिकनेस है ना ये कम होती है किसकी? ओजोन की। तो ओजोन हमने देखा जो ओजोन गैस है दैट इज़ ए
अनस्टेबल गैस यहाँ पे। अब देखिए टाइप्स ऑफ यूवी रेज। तो यूवी रेज के कारण क्या होती है, जो ओजोन है इसकी डिस्ट्रक्शन होती है, बट मेनली किन यूवी रेज के कारण, तो वो होती है यूवी बी। देखिए यूवी ए, इनकी वेवलेंथ कितनी है, 320 टू 390 नैनोमीटर, ये आपको याद रखनी नहीं रखना है। तो यूवी ए जो है ना, इनकी वेवलेंथ जो है दैट इज हायर देन यूवी बी देन यूवी सी। जो शॉर्टर यूवी सी रेज होती है ना, इनको एब्जॉर्ब कौन करता है, इनको एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। एंड जो लॉन्गर वंस होती है ना लाइक यूवी ए, वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। तो हार्मफुल कौन होती है, जो यूवी बी है ना, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एंड ये याद रखिएगा, जो यूवी बी रेज होती है ना वो हार्मफुल होती है। एंड ये कैपेबल होती है क्या, ये पेनिट्रेट करती हैं किसको, ओजोन लेयर को। तो ये याद रखिएगा। अब ओजोन होल की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए जो ओजोन होल है ना, हम बोलते हैं डिप्लेशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ओवर ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो ये कहलाता है ओजोन होल, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, अगर ये है ओजोन लेयर यहाँ पे हमारी, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में जो ओजोन लेयर है ना, इसकी क्या हो रही है, इसकी डिप्लेशन हो रही है, या फिर हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है ना इसकी डिप्लेशन हो रही है, या फिर जो थिकनेस है ओजोन की वो डिक्रीज हो रही है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण वहाँ पे होल क्रिएट होता है। तो वही कहलाता है ओजोन होल यहाँ पे। क्लियर। अब देखिए ये मेनली किसके कारण होता है, ये मेनली होता है डिफरेंट जो हैलोजन होते हैं ना उनके कारण होता है, लाइक क्लोरीन हो गया। क्लियर। तो देखिए जो ओजोन होता है इस पे जब सनलाइट यहाँ पे एक्ट करती है, एंड जो पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो वो डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहाँ पे। एंड मेनली केमिकल क्या होता है वहाँ पे क्लोरीन होता है या फिर हैलोजन वगैरह होते हैं। एंड यही हैलोजन क्या करते हैं, फिर हमारे ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्लोरीन एटम, अभी हम आगे जाकर रिएक्शंस भी देखेंगे, वहाँ पे अच्छे से समझेंगे। एक सिंगल क्लोरीन एटम, क्लियर, यानी कि अगर एक सिंगल क्लोरीन एटम कहाँ पे है, हमारे एटमॉस्फेयर में, स्पेशली इन स्ट्रेटोस्फीयर में, तो इट कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। तो काफ़ी खतरनाक होते हैं ये हैलोजन्स। क्लियर। एंड जो ओजोन डिप्लीशन होता है या फिर ओजोन होल की अगर हम बात करें, तो ये मेनली जनरली ग्रेटेस्ट कहाँ पे होता है, साउथ पोल में होता है। एंड पहली बार कब देखा गया था ओजोन होल को, तो वो देखा गया था कहाँ पे, अंटार्कटिका में 1985 में। एंड ये किसने आइडेंटिफाई किया था, तो ये किया था फरमान एट एल ने। क्लियर। तो इसी ने फिर टर्म ओजोन होल वहाँ पे कॉइन की। तो ये भी याद रखिएगा। अब है यहाँ पे डिफरेंट कास्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, यानी कि डिफरेंट कास्ट क्या होते हैं ओजोन डिप्लीशन के। तो हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स, यानी कि रेफ्रिजरेंट से जो गैस वगैरह निकलती हैं, सॉल्वेंट्स हो गए, या फिर प्रोपेलेंट्स जो कि डिफरेंट जेट्स से निकलते हैं, या फिर डिफरेंट इंजन से निकलते हैं, या फिर फोम जो होता है। क्लियर। तो इनके कारण ये जो गैस होती है ना, जब ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं, तो फिर वहाँ पे जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में इंटर करती हैं, तो इनके कारण क्या हो सकता है, ओजोन डिप्लीशन हो सकता है। या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, फिरॉन्स, हैलोजन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, तो ये होते हैं डिफरेंट कास्ट, यानी कि ये जो सबस्टांस होती हैं ना, इनके कारण ओजोन डिप्लीशन होता है। एंड ये जो सबस्टांस जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगी, तो ये डिस्ट्रॉय करेंगी ओजोन लेयर को। तो हर एक को यहाँ पे याद रखिएगा, काफ़ी पेपर्स में इनको पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट काज ओजोन डिप्लीशन। तो इनको याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लूँगा CFCl3। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, जब इन पे यूवी रेस पड़ती हैं, देखिए इन पे क्या पड़ी, यूवी रेस। तो यूवी रेस के कारण जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, इनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ पे फ्री क्लोरीन निकलता है। क्लियर। यहाँ पे फ्री क्लोरीन आपको दिखेगा। एंड ये जो क्लोरीन अब फ्रीली मूव करेगा कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये क्लोरीन जो है ना, ये जाकर रिएक्ट करेगा किसके साथ, ओजोन के साथ। क्लियर। एंड ओजोन को क्या करेगा, ये ओजोन का ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा, ओजोन का ब्रेक डाउन। तो ये बनाएगा वहाँ पे ClO मॉलिक्यूल एंड साथ ही में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसने क्या किया, जो क्लोरीन है ना, तो इसने यहाँ पे ओजोन जो था O3, तो इसका क्या किया, ब्रेक डाउन किया। एक बनाया ClO मॉलिक्यूल, दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो धीरे धीरे जितने भी क्लोरीन एटम है ना, वो क्या करेंगे, वो ओजोन को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि जो थिकनेस है ओजोन की वहाँ पे इसको डिक्रीज करेंगे। क्लियर।
या फिर जो कंसंट्रेशन है ना इसको रिड्यूस करेंगे। एंड वी आल्सो नो दैट कि जो ओजोन होता है ये किसमें इसका जो ब्रेक डाउन होता है तो ये मेनली किसमें होता है, ऑक्सीजन एंड ओ, यानी कि ओ क्या है यहाँ पे, ये वाला ओ ये होता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर। एंड फिर यही ClO जो यहाँ पे बनाना, तो ये ClO अगेन किसके साथ मिलता है, यहाँ पे O के साथ मिलता है जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। फिर अगेन ये क्या बनाता है, ये क्लोरीन को बनाता है। क्लियर। Cl को बनाता है। क्लियर। एंड साथ ही में यहाँ पे क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो क्लोरीन है ना वो बनता रहता है। एंड जितने ज़्यादा क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे उतनी डिस्ट्रक्शन होगी किसकी, ओजोन लेयर की। तो ये है यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन ओजोन डेप्लीशन। हर एक रिएक्शन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि इनको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। पहला इफेक्ट स्किन कैंसर, हर एक को पता होगा। यानी कि अगर, क्योंकि ये जो यूवी रेस है ना अगर ये हमारी अर्थ पे आए ना फिर जब किसी बंदे पे बढ़े ना तो वहाँ पे स्किन कैंसर के काफ़ी ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट है यहाँ पे सनबर्न। क्लियर। देन जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं लाइक RNA DNA, क्लियर, इनका डैमेज या फिर इनकी इनएक्टिवेशन। एंड इसके कारण क्या होता है, जो म्यूटेशंस है ना वो ज़्यादा आपको दिखेंगी। या फिर ब्लाइंडनेस हो सकती है, एग्जांपल है यहाँ पे स्नो ब्लाइंडनेस। क्लियर। या फिर कैटारैक्ट। तो ये किससे इफेक्ट होते हैं, ये सारे होते हैं इफेक्ट ऑफ ओजोन डेप्लीशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट हियर इज ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर। क्योंकि जो यूवी रेस है ना ये इनहिबिट करती हैं किसको, फोटोसिंथेसिस को, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस को होने नहीं देती हैं। क्लियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो CO2 है ना इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर इसी के कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में, तो उसके कारण क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। एंड फिर वही ग्लोबल वार्मिंग मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल फूड चेन को डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये है इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डेप्लीशन। क्लियर। एंड ये है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट इम्पैक्ट्स लाइक वार्मिंग टेम्परेचर्स हो गए, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉर्म जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे, सी लेवल जो है वो राइज करेंगे, ओशन की एसिडिफिकेशन होगी। तो ये हैं डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स। तो इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स यानी कि जो नेशनली डिफरेंट कंट्रीज हैं ना उन्होंने क्या किया यहाँ पे, ताकि या फिर उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस किया जाए। तो देखिए, पहला है यहाँ पे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। क्लियर। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की बात करें तो पहली बार स्पेशली रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज यहाँ पे बात उठाई गई। क्लियर। यहाँ पे डिफरेंट प्रिंसिपल्स रखे गए। कहाँ पे, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में। कब, 1972 में। डेट्स याद हैं, काफ़ी डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको याद रखनी है। क्लियर। 1972 स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। क्लियर। तो यही स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में इसी के तहत यहाँ पे UNEP बना। तो जो UNEP बना ना तो ये किसके कारण बना, तो ये बना स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के कारण। UNEP क्या है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्लियर। कब बना, 1972 में यही बना। तो पहला डेट आपको याद रखना है 1972। यहाँ पे क्या हुई, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुई। क्लियर। देन नेक्स्ट आते हैं हम 1985 में। 1985 में होती है वेना कन्वेंशन। क्लियर। तो इस कन्वेंशन में क्या हुआ, तो डिफरेंट कंट्रीज जो है ना इनके मेंबर्स आए यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे बात की। उन्होंने बोला कि जो ओजोन लेयर है इसका डिप्लीशन हो रहा है। क्लियर। हम क्या करेंगे, हम जो डिफरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह है ना उनको हम क्या करेंगे, रिड्यूस। बट ये जो है ना ये कन्वेंशन यहाँ पे लीगल बाइंडिंग नहीं थी, क्योंकि इन्होंने बोला हम अभी के टाइम, यानी कि अगर हमने 1985 में मीटिंग की है तो अभी के टाइम हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिड्यूस अभी नहीं करेंगे। क्लियर। क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज वगैरह में, क्योंकि इसी टाइम रिड्यूस नहीं होगा, आगे जाकर हम टाइम देंगे इन इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, कि आप जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ कर रहे हैं इनका यूज़ आप बंद कीजिए। क्लियर। तो सॉरी अगेन। तो यहाँ पे फिर आई एक प्रोटोकॉल बनी। क्लियर। उसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल के तहत पहली बार जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना इनको क्या किया गया, इनको बोला जाए, डिफरेंट कंट्रीज़ को बोला गया कि यहाँ पे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ जो है वो बंद कीजिए। क्लियर। यानी कि इनका जो यूज़ है वो आप रिड्यूस कीजिए। तो ये कब साइन की गई, 1987 में, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखिए इनफोर्स कब हुई, 1989 में। तो लागू हुई 1989 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स याद रखिएगा। तो इस प्रोटोकॉल में क्या बोला गया, इस प्रोटोकॉल में बोला गया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है या फिर फ्रियॉन्स है ना तो
इनका यूज़ जो है ना वो कट डाउन करना है, यानी कि इनका यूज़ जो है वो कट डाउन करना है, क्योंकि इनके कारण क्या होती है, इनके कारण होती है ओजोन हाई, इनका होता है हाई ओजोन डेप्लीशन पोटेंशियल, ये है हाई ओजोन डेप्लीशन पोटेंशियल। अभी ग्लोबल वार्मिंग की कोई बात नहीं हो रही है, अभी खाली बात हो रही है ओजोन लेयर को बचाने के लिए, या फिर जो ओजोन डेप्लीशन है ना इसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना इनका है हाई ओडीपी, ओडीपी मीनिंग यहाँ पे हाई ओजोन डेप्लीटिंग पोटेंशियल। क्लियर? तो यहाँ पे इनको क्या बोला गया है, इनका यूज़ बंद करो। क्लियर? एंड जो ग्रीन हाउस गैसेस लाइक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना इन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि इनका यहाँ पे बोला गया आप यूज़ कर सकते हो किनको, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना इनका यूज़ आप करो, बट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना इनका यूज़ मत करो। क्लियर? एंड ये बनी लीगल माइनिंग। क्लियर? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है डिफरेंट पेपर्स में पूछा जाता है कि ये किसके रिगार्डिंग है, तो हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, तो ये है रिलेटेड टू ओजोन लेयर रिकवरिंग। कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर? तो अभी के टाइम क्या हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, अच्छे से समझिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को क्या किया गया, बोला गया कि इनका जो यूज़ है वो आप कम कीजिए, बट जो फ्लोरोकार्बन्स है ना ये आप कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए। देन होती है अर्थ समिट। अर्थ समिट कब होती है? 1992 में। क्लियर? एंड इसको बोला जाता है UNCEDB। तो ये कहाँ पे हुई? रियो में। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा हुआ है। कहाँ पे हुई? ब्राज़ील में। तो इसके तहत यहाँ पे बना UNFCCC। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर? तो ये बना ये जो अर्थ समिट है ना 1992 में, इसके तहत। बट इनफोर्स कब हुआ, ये लागू कब हुआ? 1994 में। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये जो UNFC है ना इसमें एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो उसको हम बोलते हैं UNCOP, यानी कि कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्लियर? ये यहाँ पे क्या है? ये है यहाँ पे डिसाइडिंग बॉडी। क्लियर? या फिर या फिर डिसाइडिंग बॉडी यहाँ पे, जो कि डिसाइड करती है यहाँ पे। क्लियर? तो देखिए अब ये जो कॉप है ना, क्लियर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यहाँ हम बोलेंगे मीटिंग्स, यहाँ पे क्या होती है? मीटिंग्स होती है। क्लियर? अब देखिए जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना यहाँ पे देखिए ये लिखा है मैंने कि COP1, यहाँ पे COP3, 21 वगैरह। तो ये क्या है? ये है डिफरेंट मीटिंग्स। क्लियर? अभी के टाइम 2021 तक कितनी मीटिंग्स हुई है? 26। जो भी इंपॉर्टेंट है खाली वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो COP1 पहली मीटिंग कब हुई थी UNFCCC की? तो वो हुई थी कब? 1995 में। कहाँ पे? बर्लिन, जर्मनी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए। COP3 किसको बोला जाता है? COP3 यानी कि उसके बाद सेकंड हुई होगी, हमारे लिए सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर थर्ड हुई, थर्ड मीटिंग जिसको बोलते हैं हम COP3। तो ये कहाँ पे हुई? 1997 में। कहाँ पे? क्योटो, जापान में। एंड इसी के तहत निकल के आया क्योटो प्रोटोकॉल। आगे हम देखेंगे। क्लियर? फिर COP21 उसके बाद हुई होगी 3, 4, 5 अप टू 20। फिर COP21 हुई कब हुई? 2015 में। कहाँ पे हुई? पेरिस में। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। आगे उसको भी हम देखेंगे। फिर लेटेस्ट जो है ये आपको याद रखने हैं। क्लियर? COP25, COP26, COP27। COP25 कब हुआ था? तो ये हुआ था 2019 में। कहाँ पे? स्पेन, मैड्रिड में। COP26 लास्ट ईयर हुआ, कहाँ पे हुआ? स्कॉटलैंड, ग्लासगो में। COP27 अब ये होने वाला है, कब होगा? 2022 में, इस साल। कहाँ पे होगा? इजिप्ट में। तो ये याद रखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी यहाँ पे मैंने मीटिंग्स मेंशन की हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीटिंग्स यहाँ पे मैंने मेंशन की है। ओवरऑल अभी तक कितनी हुई है? 26। बट आप खाली इनको याद रखिएगा। काइटो प्रोटोकॉल। तो काइटो प्रोटोकॉल हम किसको बोलते हैं? जो UNFCCC की मीटिंग्स है ना, थर्ड मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? COP3। क्लियर? काइटो प्रोटोकॉल। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है ग्रीन हाउस गैस इमिशन के रिलेटेड। क्लियर? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिगार्डिंग था? वो था ओजोन लेयर रिकवरिंग के रिलेटेड। एंड काइटो प्रोटोकॉल किसके रिगार्डिंग है? तो ये है ग्रीन हाउस गैस के रिगार्डिंग। यहाँ हम बोलते हैं ये है रिलेटेड टू कार्बन क्रेडिट सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो कब? 1997 में हुआ था, बट लागू कब हुआ? 2005 में। एंड यहाँ पे क्या बोला गया? जो इंडस्ट्रियल नेशंस है ना, लाइक USA हो गया, चाइना हो गया, यूरोपियन नेशंस हो गए, तो इनको बोला गया कि जो ग्रीन हाउस गैस है ना इनका इमिशन आप रिड्यूस करो।
कितना 5.2% यानी कि बाई 2012 यानी कि 2005 में बोला गया कि आने वाले 7 साल में आप 5.2% ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्या करेंगे, यहाँ पे कम करेंगे। क्लियर, तो ये चीज़ें भी याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट हम बोलते हैं जो COP21 है ना, यानी कि 21st मीटिंग, इसको हम बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट यहाँ पे। क्लियर, तो ये अडॉप्ट की गई थी पेरिस में 2015 में। क्लियर, इनफोर्स कब हुई थी, यहाँ पे 2016 में, 2026 नहीं है, 2016 में। क्लियर, 4 नवंबर 2016 में। एंड यहाँ पे बोला गया कि बाई 2100, क्लियर, यानी कि 22nd सेंचुरी, जो लिमिटेड टेम्परेचर है ना वो रहना चाहिए 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, यानी कि इतना टेम्परेचर जो है ना वो है लिमिटेड, यानी कि इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। क्लियर, एंड यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना उनको पे करना है, किनको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कितना, $100 बिलियन एवरी ईयर। एंड ये जो ये वाला पोर्शन था जो डोनाल्ड ट्रंप वगैरह है ना उन्होंने नहीं माना था, फिर जो अमेरिका है ना, यूएसए ने यहाँ से एग्जिट किया था। क्लियर, तो ये भी याद रखिएगा कितना यहाँ पे देना होता है, $100 बिलियन। नेक्स्ट है यहाँ पे किगाली अमेंडमेंट। जो किगाली अमेंडमेंट है ये किसका अमेंडमेंट है, तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट। क्लियर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो देखिए हमने बात की थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या बोला गया था अच्छे से समझिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज़ है वो कम कीजिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ कीजिए। बट किगाली अमेंडमेंट में क्या बोला गया, क्योंकि हमने देखा अभी तक जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वहाँ पे खाली ओजोन लेयर डेप्लीशन का वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। क्लियर, क्योंकि वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज को तब तक नहीं माना जाता था। बट अभी के कारण ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है। क्लियर, तो देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना इनको बोला गया था इनका यूज़ कम कीजिए, कहाँ पे, मॉन्ट्रियल में। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ कीजिए, बट क्योंकि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना नो ओडीपी मीनिंग मतलब यहाँ पे नो ओजोन डेप्लीशन पोटेंशियल, यानी कि इनके कारण ओजोन डेप्लीशन नहीं होगी, बट हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ओजोन डिप्लीशन तो नहीं करेंगे बट ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, कौन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। इसलिए बोला गया किगाली अमेंडमेंट में, कब ये लागू हुई, 2019 में इन्फोर्स हुई। क्लियर, साइन कब की गई थी, 2016 में, कहाँ पे, किगाली में। तो ये याद रखिएगा ये चीज़ें। क्लियर, तो यहाँ पे इन्होंने बोला जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना अब इनका यूज़ भी कम करना होगा। क्लियर, अब जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना इनका यूज़ भी कम करना है। अब हम किन पे ध्यान देंगे, अब हम देंगे ध्यान हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन पे। क्लियर, क्योंकि ओजोन डेप्लीशन पोटेंशियल इनका बिल्कुल ज़ीरो है एंड जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो काफ़ी लो है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉज फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन। पहला है यहाँ पे द इंसेक्टिसाइड एक्ट, कब लाया गया था, 1968 में। देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में। देन द ईयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में। एंड इसी एक्ट के तहत बाय अमेंडमेंट 1987 नॉइस को रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए पोल्यूटेंट, यानी कि वहाँ से रिकॉग्नाइज किया गया कि जो नॉइस है ना इसके कारण भी क्या क्रिएट होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है। देन यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो डेट्स जो है ना वो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार डिफरेंट पेपर्स में पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट है ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज या आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में हमने देखा था NOx होता है, देन क्या होता है यहाँ पे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, देन क्या होता है यहाँ पे ओजोन होता है O3, देन होता है पैन। क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्ट करते हैं। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। क्लियर, देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला ऑप्शन 1 एलोन, तो 1 एलोन नहीं आएगा, 1 और 3। 1 नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल, 3 यहाँ पे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन यानी कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर, तो ये भी रहेगा। थर्ड देखिए 1, 3 और 4 क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल नहीं है।
फोर्थ क्या है, 2, 3 एंड 4 कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि ओजोन भी होता है, बट जो ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पे ओजोन मैच नहीं कर रहा है जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि ओजोन को दिया गया था कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में, बट यहाँ पे साथ ही में कार्बन मोनोऑक्साइड को भी दिया गया है, तो 1 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एसिड रेन इज काउज्ड बाय, तो जो एसिड रेन होता है ये मेनली किसके कारण होता है, तो ये होता है एक तो SO2, दूसरा यहाँ पे NOx के कारण। क्लियर। विच आर द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो लेक्चर जो पोल्यूशन वाला लेक्चर हुआ था, एयर पोल्यूशन, तो वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था कि अगर आपको दोनों दिए जाएं एसिड रेन में, SO2 भी NOx भी, तो आप किसको टिक करके आना, आप SO2 को टिक करके आना, क्योंकि जो एसिड रेन होती है ये मेनली किसके कारण होती है, SO2 के कारण, एंड जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है तो वो मेनली किसके कारण होता है, दैट इज बाय NOx। क्लियर। विच ऑफ दी व्हाट इज द मेजर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में मेजर पॉल्यूटेंट कौन होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट लाइफ एज एन एयर पॉल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड होता है बिल्कुल, CO2, तो CO2 जो है ना इसका इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर, क्योंकि हमने देखा था ये हेल्पफुल होता है, लाइक हम देखते हैं हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर, या फिर हमारा ग्रीन हाउस जो कि हम बनाते हैं तो वहाँ पे क्या ग्रो करते हैं, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो ये बेनिफिशियल होता है। Next, one of the main impacts of greenhouse is reduced vegetation, increased vegetation, no effect on vegetation, depletion of vegetation। तो increased vegetation होती है किसके कारण, ग्रीन हाउस के कारण। क्लियर। विच आर द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर डेप्लीशन किनके कारण होती है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, यूवी रेज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पॉल्यूटेंट की बात कर रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ना इनके रिगार्डिंग मेनली ये रेस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काज फॉर ओजोन डेप्लीशन, तो यहाँ पे कौन सा काज नहीं है, H2SO4, देन क्लोरोकार्बन, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन मिथाइल ब्रोमाइड। तो जो H2SO4 है ना ये इन्वॉल्व नहीं था कहाँ पे, ओजोन डेप्लीशन में, वहाँ पे जितनी भी सबस्टांस मैंने मेंशन की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो कार्बन क्रेडिट या फिर ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट या फिर ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट, तो ये कौन सी प्रोटोकॉल में था, तो ये था काइटो प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल में क्या था, मॉन्ट्रियल स्पेशली थी रिगार्डिंग ओजोन लेयर डेप्लीशन, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, काइटो प्रोटोकॉल कैम इनटू फोर्स इन 2005, काइटो प्रोटोकॉल मेनली डील्स विद डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन क्लियर है क्योंकि ये आई थी कब, 2005 में इन्फोर्स हुई थी। काइटो प्रोटोकॉल मेनली डील्स विद डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, नो, वो होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन लेयर के रिगार्डिंग होता है। मीथेन एज ए ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन CO2, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ओनली 2 एंड ओनली 1 एंड 3 यहाँ पे, तो ओनली 1 एंड 3 यहाँ पे मैच कर रहा है किसमें, ऑप्शन सी में। क्लियर। डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन दिस स्ट्रेटोस्फीयर इज लाइकली टू इंक्रीज, तो डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ये क्या इंक्रीज करेगा, मेनली पहला ऑप्शन लंग कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रोंकाइटिस, तो ये क्या इंक्रीज करेगा, स्किन कैंसर को। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ओजोन, तो यूनिट में ऑफ मेजरमेंट ऑफ ओजोन क्या होता है, तो ओजोन को हम मेजर करते हैं किसमें, डॉप्सन यूनिट में। तो ये यहाँ पे ये वाले लेक्चर के रिलेटेड आए हुए MCQs, तो if I got time, so I will make a marathon session on MCQs of environment, ecology and biodiversity, almost 200 to 300 MCQs I will try कि जितने भी MCQs हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाऊं और एक ही वीडियो में उनको कवर कराऊं। Till then, take care, bye bye.